का सबसे बड़ा जहाज डूब गया। साल 1912, तारीख थी 14 अप्रैल। जहाज को बनाने वाली कंपनी का दावा था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होगा, जिसकी लंबाई करीबन 270 मीटर, चौड़ाई करीबन 28 मीटर, वजन 46,328 टन और पानी से लेकर डेक तक की ऊंचाई करीबन 18 फीट थी। आप मान सकते हैं कि जहाज इतना बड़ा था कि इसमें एक साथ 3 फुटबॉल के स्टेडियम आसानी से समा जाए, और ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से थोड़ा ही छोटा था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क सिटी में है, जिसका निर्माण साल 1931 में हुआ और साल 1971 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। बड़े विजन और बड़े दावों के बावजूद अपने पहले ही सफर में टाइटैनिक डूब गया। आखिर क्यों, क्या थे कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अप्रैल 1912 पूरे शोर शराबे, लब्बो रुआब और उत्साह के साथ 2224 पैसेंजर्स और 874 क्रू मेंबर्स को साथ लेकर न्यूयॉर्क अटलांटिक ओशियन के रास्ते साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के अपने पहले सफर को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है टाइटैनिक। जहाज को बनाने वाली 67 साल पुरानी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी इस दिन को कंपनी के इतिहास के अब तक के सबसे सफल दिनों के रूप में दर्ज कराना चाहती थी। इतिहास में यह दिन दर्ज तो हुआ, मगर सफलता के लिए नहीं, बल्कि मरीन की दुनिया के अब तक के सबसे बड़े दुर्घटना के रूप में। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय उपलब्ध सबसे मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक का निर्माण आयरलैंड में स्थित बेलफास्ट के हरलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था और इसके डिजाइनरों में हरलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड और व्हाइट स्टार लाइन के संचालक लॉर्ड पीरे, नौसेना के रिटायर्ड आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज, जो अब हरलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड के मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे, और शिपयार्ड के हेड डिजाइनर और जनरल मैनेजर अलेक्जेंडर चार्लिसले शामिल थे। दोस्तों, टाइटैनिक का निर्माण करने वाली हरलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड भी कोई साधारण कंपनी नहीं थी, बल्कि उसका भी अपना एक सफल और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है। टाइटैनिक ओलंपिक क्लास शिप की दूसरी शिप थी, जिसे ट्रियो ऑफ ओलंपिक क्लास शिप्स भी कहा जाता था। टाइटैनिक के अलावा इस बेड़े में 2 और शिप आरएमएस ओलंपिक और आरएमएस ब्रिटानिका थी, जिसका भी निर्माण इसी कंपनी के द्वारा किया गया। उस समय दुनिया में 2 सबसे बड़ी गैंट्री क्रेन मौजूद थी, जिसका नाम था सैमन एंड गोलियर, जिसका मालिकाना हक भी हरलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड के पास हुआ करता था। इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल की गई बहुत सी वारशिप्स का निर्माण भी इसी कंपनी के द्वारा किया गया था। कुल मिलाकर ये कंपनी उस समय मौजूदा शिप बनाने वाली कंपनियों में सबसे अनुभवी, सबसे मजबूत कंपनियों में से एक हुआ करती। कुशल इंजीनियर्स, अनुभवी कंपनी, व्यापक सुरक्षा और सुविधा और उस समय मौजूद उच्चतम तकनीकी से बनी होने के बावजूद आरएमएस टाइटैनिक का डूब जाना लोगों के लिए एक बड़ा आघात था। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बिजनेस जगत के लिए कोई नई बात नहीं है। ये आज नहीं, बल्कि बरसों से चली आ रही एक ऐसी रेस है जिसमें हर एक प्रतिद्वंदी किसी भी कीमत पर बस दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक का निर्माण भी ऐसी ही एक बिजनेस प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में साउथहैम्पटन से चेरबर्ग के रास्ते न्यूयॉर्क का समुद्री रूट उस समय के समुद्री यात्रा के सबसे व्यस्ततम रूटों में से एक हुआ करता था, जिसमें हर एक यात्री सुविधा देने वाली कंपनी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहती थी। उस समय व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसने टाइटैनिक का निर्माण किया था, वो इस रूट पर अपने प्रतिद्वंदी कनार्ड लाइन से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी, जिसने अपने 2 समुद्री यात्री जहाज लुसितानिया और मारितानिया को इसी रूट पर उतारा था, जो स्पीड के मामले में उन दिनों दुनिया में सबसे आगे थे। और इस रेस में आगे निकलने के लिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जे ब्रूस इसमे ने उस समय एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने कंपटीटर कनार्ड लाइन से आगे निकलने के लिए स्पीड के मुकाबले साइज और लग्जरी फैसिलिटी को अपना हथियार चुना, और इस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरियस यात्री शिप बनाने का सपना एग्जिस्टेंस में आया, जिसने लग्जरी और साइज के मामले में दुनिया में उस वक्त मौजूद सारे पैसेंजर शिप्स को पीछे छोड़ दिया। और 31 मार्च 1909 को आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण अमेरिकन फाइनेंसर जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन कंपनी की लागत से शुरू हुआ। दोस्तों, टाइटैनिक ने विलासिता, सुरक्षा, सुविधा और साइज के मामले में अपने सारे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। सुविधाओं के मामले में इस शिप में स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, स्कॉट कोर्ट, तुर्की और इलेक्ट्रिक टॉयलेट, कैफे, ओपन एंड टेरेस गार्डन और रेस्टोरेंट, पाइनवुड से बने हुए महंगे फर्नीचर, 4 लिफ्ट, स्टीम यानी कि भाप से चलने वाली स्वयं की विस्तृत बिजली प्रणाली थी।
सुविधा और सुरक्षा के मामले में टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 नॉटिकल यानी 43 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति प्रदान करते थे। 4 फनल, लाइफ बोट और सारी उच्चतम सुविधाओं से लैस था ये जहाज। अब तक आप ये जान ही चुके होंगे कि टाइटैनिक का निर्माण किसी साधारण प्रक्रिया का उदाहरण नहीं था, बल्कि इसमें बड़े सपने से लेकर उच्चतम सुविधा, तकनीकी, सुरक्षा सबका समावेश था। यही कारण है कि इतने सालों बाद भी टाइटैनिक के डूब जाने की कहानी हमारे और आपके लिए किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि टाइटैनिक का डूब जाना कोई तकनीकी चूक नहीं थी, बल्कि आप इसे एक मानव निर्मित त्रासदी कह सकते हैं। टाइटैनिक की घटना के 2 प्रमुख कारण थे जिनका आधार सिर्फ एक था और इस घटना को बचाया जा सकता था। इन दोनों कारणों का आधार था टाइटैनिक को बनाने वाले, उसे चलाने वाले और उसका निर्माण करने वाले लोगों का अति आत्मविश्वास। उन्होंने अपने मन में बस ये बैठा लिया था और वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि टाइटैनिक कभी डूब सकता था। एक तरह से हम मान सकते हैं कि टाइटैनिक का डूबना किसी मशीन का डूबना नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है जिससे हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अति आत्मविश्वास के कारण किसी भी बड़े से बड़े सपने का सभी सुविधाओं और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी एक दुखद अंत होता है। हालांकि ऐसा हम आज भी अपने आसपास व्यापार जगत में ये देख और सुन सकते हैं कि कैसे पैसा, पूंजी, नॉलेज सब कुछ होने के बावजूद बस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बड़े से बड़े बिजनेस और बिजनेसमैन धराशायी हो जाते हैं। टाइटैनिक की घटना और उसमें होने वाली मौतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, पर्याप्त लाइफ बोट्स का ना होना। टाइटैनिक में उस वक्त लगभग 3100 यात्री सफर कर रहे थे, जबकि उसमें उपलब्ध लाइफ बोट्स की संख्या मात्र 20 थी, जिसमें केवल 1300 यात्रियों को ही एकोमोडेट किया जा सकता था। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी को कभी लगा ही नहीं था कि यह जहाज कभी डूब भी सकता है और यही कारण था कि इसमें पर्याप्त संख्या में लाइफ बोट का कोई प्रोविजन ही नहीं किया गया था। इसके साथ ही दूसरा बड़ा कारण था आइसबर्ग की वार्निंग को बार बार अवॉइड करना। दोस्तों, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के समुद्री रूट में बहुत से छोटे बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं, जिन्हें हम बर्फ के पहाड़ भी कह सकते हैं। आरएमएस टाइटैनिक को अपने सफर के शुरू होने से लेकर उसके डूबने तक कुल 9 आइस वार्निंग मिलती है, मगर टाइटैनिक के क्रू मेंबर केवल 2 ही बार जहाज की दिशा को बदलते हैं। बाकी 7 आइस वार्निंग को ये इग्नोर कर देते हैं। इसके साथ ही इस दौरान जहाज को 40 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि इसे अपनी फुल स्पीड पर चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से जब एक्चुअल में इन्हें ये रियलाइज हुआ कि इनके सामने एक बड़ा आइसबर्ग है और इन्हें अपनी दिशा को बदलने की जरूरत है, वरना ये जहाज इस आइसबर्ग से जाकर टकरा जाएगा, तो इस स्पीड में ये टाइटैनिक को पूरी तरीके से घुमा पाने में असफल हो जाते हैं। टाइटैनिक इस आइसबर्ग से, जिसका साइज करीब 80,000 फीट था, से टकरा जाता है और कभी ना डूबने वाला ये जहाज 3 घंटे से भी कम समय में समुद्र में समा जाता है। दोस्तों, टाइटैनिक अब एक हिस्ट्री है और ये डूब चुका है। टाइटैनिक की घटना के 4 प्रमुख किरदार हैं जिनके बिना ये कहानी बिल्कुल भी अधूरी है। पहले, जहाज एसएस कैलिफोर्निया और इसके कैप्टन स्टैनले लॉर्ड। टाइटैनिक जब डूब रहा था तो इससे मात्र 1 घंटे 21 मिनट की दूरी पर एक और जहाज था जिसका नाम था एसएस कैलिफोर्निया। अगर ये जहाज टाइटैनिक तक वक्त रहते पहुंच जाता तो इसके बहुत से पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था, इन्हें अपनी जानें नहीं गंवानी पड़ती। मगर ये जहाज तब भी टाइटैनिक तक नहीं पहुंचा जब टाइटैनिक की तरफ से इसे रॉकेट और फ्लेयर सिग्नल भेजे गए। दरअसल एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को जब उनके क्रू मेंबर्स के द्वारा इन सिग्नल्स के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि ये सिग्नल कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक में अमीर लोग सफर करते हैं और वो पार्टी कर रहे हों। बाद में कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को ही टाइटैनिक में गई ज्यादातर जानों के लिए जिम्मेदार माना गया। ये बात सच है कि उस रात अगर कैप्टन स्टैनली टाइटैनिक से आ रहे डिस्ट्रेस सिग्नल को सीरियसली ले लेते तो टाइटैनिक में मौजूद बहुत से पैसेंजर्स को जान नहीं गंवानी पड़ती। मगर इस पूरी घटना के लिए क्या बस किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना सही है? आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी के दूसरे किरदार हैं टाइटैनिक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जे ब्रूस स्मिथ। जे ब्रूस स्मिथ इस यात्रा में टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि किसी भी कीमत पर टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। वो इस यात्रा को 6 दिनों के अंदर ही पूरा करना चाहते थे। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि टाइटैनिक ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरियस जहाज है, बल्कि ये दुनिया का सबसे तेज स्पीड चलने वाला जहाज भी है। ऐसा तब भी हुआ जब टाइटैनिक को लगातार आइस वार्निंग मिल रही थी और इसके बारे में कैप्टन ने उन्हें बताया भी था। टाइटैनिक के तीसरे अहम किरदार हैं स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचन्स।
रात 11:39 पर जब रॉबर्ट हिचन्स को, जो उस समय स्टीयरिंग व्हील पर थे, उन्हें बताया गया कि एक आइसबर्ग टाइटैनिक के ठीक सामने है और वो जहाज को लेफ्ट की दिशा में मोड़े, नहीं तो ये जहाज आइसबर्ग से टकरा जाएगा, तो रॉबर्ट हिचन्स ने घबराहट में आकर इसे राइट की तरफ मोड़ दिया, जिससे जहाज और तेजी से आइसबर्ग की तरफ पहुंचने लगा और 1 मिनट से भी कम समय पे ये जहाज रात के करीब 11:40 पर आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक के चौथे अहम किरदार थे टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक के सफर को शुरू करने से पहले क्रू मेंबर्स के साथ कोई भी सेफ्टी ड्रिल भी नहीं करवाई थी। कारण वही, उन्हें भी ये लगता था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है और इसमें किसी भी प्रकार के सेफ्टी ड्रिल की क्या आवश्यकता है। कारण चाहे जो कुछ भी हो, मगर लगातार मिल रही आइस वार्निंग को इग्नोर करना, जहाज की स्पीड को कम ना करना, किसी भी तरह का सेफ्टी ड्रिल ना करना टाइटैनिक के एक्सीडेंट के पीछे अहम वजहों में से एक थी। बाद में यह भी पता चला कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अंतिम समय तक जहाज में अपनी व्हील पर थे और फिर वो जहाज के साथ भी खुद डूब गए। एक थ्योरी ये भी कहती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था खुद पर गोली चलाकर। मगर वो हमारे देश में एक फेमस कहावत है ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। टाइटैनिक अब डूब चुका था, एक बड़े और एक महान सपने का अंत हो चुका था और पीछे छोड़ गया था हम सब के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण सीख। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल के बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।